हेलो दोस्तों, आप सभी का जज्बा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग आईएमईडी के चैप्टर 1 के निम्न टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, टॉपिक 1 जो होगा वो है प्रबंध बनाम प्रशासन। टॉपिक 2 जो होगा वो होंगे प्रबंध के कार्य। और टॉपिक 3 जो होगा वो आपका है प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं। टॉपिक 3 जो है वो प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं। टॉपिक 4 जो है आपके होंगे प्रबंध के प्रकार। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, चैनल पे जो है वो 1K व्यू कंप्लीट हो गया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक 1 से, प्रबंध और संगठन, प्रबंध बनाम संगठन के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रबंध और प्रशासन जो है वो एक दूसरे की पर्यायवाची है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रबंध बनाम प्रशासन, प्रबंध बनाम संगठन। तो दोस्तों, प्रबंध और संगठन का किस तरह से संबंध है, इस बात को समझेंगे कि जो संगठन होता है वो प्रबंध का ही एक भाग होता है। वो प्रशासन जो कार्य तय करती है उसको हम विभिन्न संगठनों के द्वारा पूर्ण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि एक योजना चल रही है जिसको कहते हैं, आप सभी लोग एक कार्यक्रम सुन रहे होंगे, चल रहा होगा कि टैबलेट वितरण का। तो दोस्तों, प्रशासन ने यह तय किया है, प्रशासन ने एक गोल तय किया है कि हम सभी को बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप देंगे। तो यह कार्य भिन्न भिन्न संगठनों के द्वारा होगा, और इन संगठनों के कार्य को प्रबंधकीय कार्य में कौन देखेगा? प्रबंधक देखेंगे। तो हम ये समझें कि अगर टैबलेट वितरण का कार्य प्रशासन के द्वारा हुआ है तो वह निचले स्तर पर आएगा, और निचले स्तर पर आने के बाद वह प्रबंध के पास जाएगा। प्रबंध जो है वो विभिन्न विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि संगठन को बनाएगा जिससे कि वह लैपटॉप का वितरण कर सके। अब ऐसा थोड़ी है कि प्रशासन खुद आपको ला के हाथ में लैपटॉप देगी। प्रशासन ने आपसे पहले यह कह दिया है कि आप लोग अपनी डिटेल को भरिए, तब जब आप डिटेल अपनी भरेंगे तो विभिन्न विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगी, जहाँ पे इन लोगों को समझ में आएगा कि इन के द्वारा हमको लैपटॉप का वितरण करना है। तो लैपटॉप वितरण करने के लिए हमें संगठन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो संगठन है, देखिए सेल्डन ने क्या कहा है, सेल्डन ने कहा है कि जो संगठन है वो प्रबंध का ही एक हिस्सा है। संगठन जो है वो प्रबंध का ही एक हिस्सा है जिसे प्रशासन द्वारा निश्चित किए हुए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, संगठन जो है वो प्रबंध का ही हिस्सा है, ना कि अलग है। तो हम छोटी छोटी संगठनों को बनाते हैं अपने प्रबंधकीय कार्य करने के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रबंध का कार्य। तो प्रबंध के कार्य में दोस्तों पहला आता है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्शंस, और पांचवा है कंट्रोल। दोस्तों, ये 5 फंक्शन के द्वारा प्रबंध के कार्य होते हैं। तो प्रबंध का कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? दोस्तों, कभी भी पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आता है कि प्रबंध का कार्य क्या है। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रबंध क्या है और प्रबंध के कार्य को समझाइए। तो आपसे प्रबंध के बारे में आपको लिखना होगा, जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैकफेर्लांड साहब ने और हेनरी फॉल साहब ने क्या क्या कहा था प्रबंध के बारे में। अब यहाँ हम प्रबंध के कार्य को जानेंगे। तो यहाँ प्रबंध में पहला जो कार्य है वो है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है स्टाफिंग, और चौथा है डायरेक्शन, और पांचवा है कंट्रोलिंग। तो दोस्तों, हम इस प्रबंध के कार्य को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आपका मोबाइल ख़राब हो गया है और आपको उसको बनवाना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप सबसे पहले ये तय करेंगे कि आप किस दुकान पे जाके उसको बनवाएं। अगर आपका मोबाइल गारंटी पीरियड में है तो आप क्या करेंगे, आप उस सर्विस सेंटर पे जाएंगे। तो आप एक प्लान बनाएंगे कि मैं सुबह 10 बजे जाऊंगा, संडे के दिन जाऊंगा, या जिस दिन वो खुला रहेगा वर्किंग आवर में जाऊंगा। मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि मैं जब मोबाइल बनवाने जाऊं, या मेरे पास वो पर्ची होनी चाहिए जिससे मैं गारंटी मांग सकूं। तो ये सब आप अपनी प्लानिंग में तय करेंगे। जब आप उस मोबाइल को लेके जाएंगे तो आप किसी ना किसी एक संगठन के पास जाएंगे। मान लीजिए कि आपका जियोमी का मोबाइल है, या आपके पास रेडमी का मोबाइल है, या विभिन्न कंपनियों का आपके पास मोबाइल है, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक प्लान तय करना होगा, प्लान रूट तैयार करना होगा कि हमको कैसे उस दुकान तक जाना है, कितना रुपये मेरे पास होना चाहिए, कितने टाइम मुझे जाना है, और कितने बजे जाना है, किस माध्यम से हमको जाना है, कि हमको साइकिल से जाना है, कि हमको गाड़ी से जाना है, कि हमें 4 पहिए से जाना है। तो आप इसको तय करेंगे। फिर उसके बाद आप कहाँ पहुँचेंगे, आप एक सर्विस सेंटर में पहुँचेंगे जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं जिसको। तो इस कमेटी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो आप उस मोबाइल को लेके जब जाएंगे उस सर्विस सेंटर पे, तो वो सर्विस सेंटर आपको उस मोबाइल में खराबी बताएगा। तो उसको कहेगा कि आप 1 हफ्ते बाद आइए, या आपसे कहेगा कि सर 2 घंटे रुकिए या 4 घंटे रुकिए। तो वो एक आपसे समय मांगेगा कि हमको सर इतना समय दीजिए और मैं इसको सही करके आपको ला के देता हूँ।
लेकिन आपको जाने के बाद पता चलता है कि सर आप 1 हफ्ते बाद आइएगा, सर आप 2 दिन बाद आइएगा। तो उसके वहाँ किस चीज़ की कमी है, उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ की कमी होगी, या तो हो सकता है उसके पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट ना हो, या आपके मोबाइल में लगने वाली कोई ऐसी डिवाइस जो उस दुकान पे ना हो, जिस वजह से वह उन सभी चीज़ों का प्रबंध करने की कोशिश करेगा। तो पहला तो आपने प्लानिंग किया, दूसरा आपने उस ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में गए, और तीसरा आप स्टाफिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से ही करेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा कि अगर आपका मोबाइल बनाने वाला नहीं है या उस वहाँ पे वर्कर नहीं है, तो वहाँ एक स्टाफ को रखने की कोशिश करेगा, तो यहाँ नियुक्ति होगी। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो मोबाइल है वो किसी न किसी लॉ के तहत या किसी न किसी क्रिया के द्वारा उसको सही करने की कोशिश की जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके मोबाइल की आईसी ख़राब हो गई है, तो उस आईसी को बदलने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक डायरेक्शन होगा कि किस आईसी को लगाएंगे, किस कंपनी का लगाएंगे, और हमारे पास जेन्युइन पार्ट है कि नहीं है। तो इस चीज़ को हम डायरेक्शंस के अंदर देखेंगे। और लास्ट कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में होते हैं लॉ, कंट्रोलिंग में होते हैं लॉज। दोस्तों लॉ का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने मोबाइल दिया था बनवाने के लिए, और वो 1 हफ्ते में बन के नहीं तैयार हुआ, तो आप जाएंगे तो आप गुस्सा होने लगेंगे कि मेरा मोबाइल क्यों नहीं बना। वो भी कहेगा सर सॉरी सर, मेरे पास अभी स्टाफ की कमी थी। तो ये एक तय होगा कि इस नियम के तहत ही आप करेंगे उस कार्य को। तो वहाँ पे बहुत सारी नियम बनी होती हैं, तो आपको 6 महीने की ही वारंटी दी गई होगी। और कार्य करने के समय में ऑर्गेनाइजेशन ये भी तय करेगा कि जो हमारे स्टाफ हैं वो कंट्रोल्ड वे में काम कर सके। तो दोस्तों ये रहा प्रबंध के कार्य। प्रबंध में पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्शन, और पांचवा होता है कंट्रोल। तो यहाँ प्लानिंग यानी नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण। दोस्तों आइए पहले देखते हैं प्लानिंग को। प्लानिंग मैंने अभी आपको बताया है कि प्लानिंग किसी भी कार्य, देखिए अब यही इंडस्ट्री में भी चलेगा दोस्तों, यानी आप जब उद्योग में जाएंगे तो यही चीज़ प्रोसेस होगा। किसी भी कार्य करने को पहले सबसे पहले क्या की जाएगी, उसकी प्लानिंग की जाएगी। तो देखिए किसी भी कार्य को करने से पहले दोस्तों प्लानिंग की डिफिनीशन में देखिए, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचना और कार्यवाही की रूपरेखा बनाने को ही प्लानिंग कहते हैं। योजना में 2 बातें शामिल होती हैं। पहला बात क्या होगा, संगठन का उद्देश्य तय हो। दूसरी बात ये हो कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने की रूपरेखा होनी चाहिए। तो संगठन का उद्देश्य तय करना यह सबसे पहला काम होता है प्लानिंग में। उसके बाद दूसरा कार्य क्या होती है, इसके बाद उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा होनी चाहिए आपके पास। और उस रूपरेखा यानी कि आपके पास एक ब्लूप्रिंट होनी चाहिए कि हम कर्मचारियों के लिए कैसे मार्गदर्शन करेंगे, कर्मचारियों के लिए कैसी नीतियाँ बनाएंगे, कर्मचारियों के लिए कैसी कार्यविधि होगी। इन सभी चीज़ों को देखेंगे, मार्गदर्शन, नीतियाँ, कार्यविधि, इन सभी चीज़ को हम देखेंगे। दोस्तों अगला क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट था हमारा प्लानिंग, दूसरा है क्या, संगठन। किसी भी संस्था में व्यक्तियों तथा साधनों का वह सम्मिलित ढांचा जो कार्यवाही को संभव बनाता है। ये मैंने बहुत पहले ही बताया था कि दोस्तों संगठन क्या है, एक व्यक्तियों का समूह होता है। अब फिर दूसरी बात यह है कि जो संगठन होता है उसमें 4M की आवश्यकता होती है। दोस्तों किस चीज़ की आवश्यकता होती है, 4M की होती है। अब ये 4M क्या होता है दोस्तों, तो फर्स्ट M का मतलब हो जाता है आपका दोस्तों, वो होता है मैन पावर। सेकंड M का मतलब होता है आपके पास मनी होनी चाहिए। थर्ड M का मतलब होता है आपके पास मटेरियल होने चाहिए। और लास्ट M का मतलब होता है मशीन होने चाहिए। तो 4M आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द 4M ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के 4M क्या होते हैं। तो 4M में पहला है मैन पावर, दूसरा है मटेरियल, तीसरा है आपका मनी, और चौथा है मशीन। दोस्तों थर्ड टॉपिक जो है वो नियुक्ति। नियुक्ति का अर्थ यही है दोस्तों कि अगर रिक्त स्थान है तो वहाँ पे उसकी पूर्ति की जाए। अगला है दोस्तों डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब यही है कि व्यक्तियों की क्षमता और कार्य योग्यता के अनुसार उनको अलग अलग बांट दिया जाए। तो हम क्या होता है डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्शन मतलब व्यक्तियों की क्षमता और योग्यता के आधार पर उनके कार्य को विभाजित करना ही निर्देशन कहलाता है। यही होता है इसमें। अगला क्या है दोस्तों, अगला है कंट्रोल। कंट्रोल में मैंने दोस्तों बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें संस्था में एक सुचारू रूप से चलने वाली प्रक्रिया और सुव्यवस्थित ढंग से चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास कंट्रोल वे में काम होना चाहिए। ये ना हो कि उथल पुथल मचा हुआ है पूरे उद्योग में। तो हम नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए डिफिनीशन में क्या लिखा है, नियंत्रण प्रबंध की अंतिम एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्योग में होने वाली सारी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित ढंग से व सुचारू रूप से संपन्न करना होता है।
तो ये रहा दोस्तों हमारा प्रबंध का कार्य। प्रबंध के कार्य में कौन से आते हैं? पहला है आपका प्लानिंग, दूसरा है संगठन, तीसरा है नियुक्ति, चौथा है निर्देशन और पांचवा है नियंत्रण। दोस्तों अब देखते हैं प्रबंध के प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों प्रबंध के प्रमुख विशेषताओं को क्या क्या है? पहला है प्रबंध जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है। ये तो हम सभी लोग समझ गए हैं कि प्रबंध क्या है, एक तरह की प्रक्रिया है। दूसरा, प्रबंध एक कला है। तीसरा है प्रबंध एक विज्ञान है। तीसरा, प्रबंध प्रयत्नों का निर्देशन है। चौथा जो है आपका प्रबंध निश्चित उद्देश्य होना चाहिए उसके लिए। संगठन की जिम्मेदारी है प्रबंध। एक दूसरे का सहयोग है प्रबंध। नियंत्रण है प्रबंध। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय है प्रबंध। और मानक प्रक्रिया होनी जरूरी है, स्टैंडर्ड पोजीशन होनी जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ प्रोसीजर, आर्ट, साइंस, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, डेफिनेट एम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड स्टैंडर्ड, ये हमारे 10 टॉपिक होने चाहिए। किसके लिए? प्रबंध की प्रमुख विशेषताओं के लिए। दोस्तों इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, आप इसको देख सकते हैं कि ये ट्रिक क्या है? पास करा दो CCC में। पास करा दो, P फॉर प्रोसीजर, A फॉर आर्ट, S फॉर साइंस, D फॉर डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, D फॉर डेफिनिट एम, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, C फॉर कंट्रोलिंग, C फॉर कोऑर्डिनेशन, C फॉर कोऑपरेशन और S फॉर स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? प्रोसीजर को आप देखिए, प्रबंध की प्रमुख विशेषताओं को आप कैसे याद कर सकते हैं? पास करा दो CCC में। तो इसको कहते हैं प्रोसीजर, प्रक्रिया, आर्ट, साइंस, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, डेफिनिट एम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन और स्टैंडर्ड। दोस्तों हमको समझना है कि प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं क्या है। प्रबंध एक प्रकार की प्रक्रिया है, ये तो आप सभी जान रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी उद्योग में जाते हैं और आप वहाँ के मैनेजर हैं, तो आप जब मैनेजर हैं तो आप कोई ना कोई तो कार्य करेंगे ही ना। जब उस कार्य को करेंगे तो वो आपकी प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। और इस कार्य को किस ढंग से करेंगे वो आपकी कला आ जाएगी। आपकी बुद्धि क्षमता को देखने के लिए आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम देख लेंगे कि आप वैज्ञानिक ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी प्रयत्नों का निर्देशन तो आप समझ ही सकते हैं कि हर एक के एफर्ट को हम डायरेक्ट करेंगे कि ऐसा ना हो कि भेड़ चाल में सब व्यक्ति काम किए जा रहे हैं, एक घास उखाड़ रहा है तो सभी लोग घास उखाड़ना शुरू कर दें। तो हमको उनके काम को भी देखना होगा कि क्या कार्य वो एक व्यक्ति से हो सकता है कि वो कार्य 10 व्यक्ति से होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते होंगे कि मनरेगा वाले कार्य में क्या होता है कि अगर घास उखाड़ने का कार्य नदी या तालाब के किनारे उखाड़ने का काम दिया जाता है तो एक ही काम को 10 मजदूर लगा के किया जाता है, जबकि उस कार्य को 2 मजदूर से 3 मजदूर मिलकर ही कर सकते हैं और वो कम समय में भी कर सकते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान देना होगा कि हमें किन व्यक्तियों को किस कार्य में लगाना है, ये हमारी प्रबंध की कला में ही निर्भर करता है। दोस्तों तो ये रहे आपके प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों प्रबंध के प्रकार, लास्ट टॉपिक जो है वो है प्रबंध के प्रकार। दोस्तों प्रबंध के प्रकार जो हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। जिस टाइप का प्रबंध बनाते जाएंगे उस टाइप के प्रबंध होते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रमुख प्रकार दिए हुए हैं। प्रबंध के बहुत सारे प्रकार हैं, आप हर बुक को उठाएंगे बहुत सारे प्रकार मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो कि होने ज़रूरी हैं। यानी कि यहाँ पर जो प्रबंध के प्रकार हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना इसके किसी भी इंडस्ट्री में कार्य नहीं हो सकता। वैसे तो हम प्रबंध को हर तरीके से देख सकते हैं। अगर आप फैमिली में हैं तो फैमिली मैनेजमेंट है, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में किस किस तरह के मैनेजमेंट होंगे उसके भी विभिन्न प्रकार होंगे। और यही विभिन्न प्रकार हमारे आगे चल के चैप्टर बन चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ देखूँ अगर, तो यहाँ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये एक चैप्टर है। अगर मैं देखूँ मटेरियल मैनेजमेंट तो ये हमारे आगे चल के एक चैप्टर है। तो ये सभी बाद में क्या हुए हैं, जो प्रबंध के प्रकार हैं वही हम आगे चल के चैप्टर्स बन गए हैं। तो दोस्तों प्रबंध के प्रकार में पहला प्रकार है वो है उत्पादन प्रबंध। तो उत्पादन प्रबंध प्रोडक्शन मैनेजमेंट। दूसरा है वितरण प्रबंध, वितरण का प्रबंध किस तरह से किया जाता है इस बात को देखेंगे। तीसरा है वित्तीय प्रबंध यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और चौथा है वो डेवलपमेंट यानी कि विकास का प्रबंध करना है हमको। फिफ्थ जो है वो सेल्स और मार्केटिंग बिजनेस के लिए हमें किस तरह से प्रबंध करेंगे। फिर मटेरियल मैनेजमेंट आएगा। फिर लास्ट है जो आपका सेवन्थ जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। सेवन्थ जो क्या है आपका ट्रांसपोर्टेशन। 8 है ऑफिस मैनेजमेंट। 9 है परचेज मैनेजमेंट। 10 है स्ट्रेस मैनेजमेंट और 11 है पर्सोनल मैनेजमेंट यानी कि कार्मिक प्रबंध।
और एक और लास्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इन सभी को मिला करके तो इंडस्ट्री का ही मैनेजमेंट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। दोस्तों इसको भी याद करने के लिए कि हम प्रबंध के कितने प्रकार होते हैं, उसके लिए हमको ये देख सकते हैं कि PDF DSM टॉप SPI, इसको आप नोट कर लीजिएगा और आप समझ लीजिएगा। इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपको सही लगे। कि मान लीजिए कि आप मैनेजर के इंटरव्यू देने गए हैं और आपसे ही मैनेजर के इंटरव्यू में कोई पूछ लेता है कि बताइए भाई आप मैनेजर बनने आए हैं, तो अब किस किस तरह का मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के प्रकार बता दिए। तो वो क्या करते हैं, अपने लैपटॉप पे एक PDF खोल के देता है कि PDF के डिस्प्ले में टॉप में देखिए सभी प्रकार के इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट मिल जाएंगे। तो यह एक ऐसी ही स्टोरी है, बस इसको याद करने का एक तरीका है। आप जैसे मन करे वैसे याद कर लीजिए, लेकिन इस तरह के शॉर्ट ट्रिक आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाते हैं जब आपको नहीं समझ में आता है कि कितने प्रकार के प्रबंध होते हैं। क्योंकि देखिए पेपर लिखने में बहुत अलग होता है, समझना अलग होता है, और पेपर को लिखना एग्जामिनेशन में कॉपी को लिखना अलग बातें हो जाती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे P फॉर आप देख सकते हैं, P फॉर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, F फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फिर इस D फॉर हो जाएगा आपका डेवलपमेंट मैनेजमेंट, S फॉर सेल्स मैनेजमेंट, M फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, O फॉर ऑफिस मैनेजमेंट, और P फॉर आपका यहाँ पे P फॉर क्या हो जाएगा आपका परचेज मैनेजमेंट, S फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, S फॉर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और यहाँ पे P फॉर पर्सोनल मैनेजमेंट, और I फॉर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। दोस्तों तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 है जो IMED का, वो चौथा पार्ट है ये IMED का लेक्चर 4। इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेक्चर 4 के ये सभी टॉपिक कवर किया गया है। टॉपिक 1 जो था यह है प्रबंध बनाम संगठन, दूसरा टॉपिक प्रबंध का कार्य हमने देखा, तीसरा टॉपिक हमने देखा प्रबंध की प्रमुख विशेषताओं को देखा है, क्या देखा है, प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं, और चौथा क्या देखा है, प्रबंध के प्रकार को देखा है। दोस्तों ये हमारे पास सभी टॉपिक हैं। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, और प्लेलिस्ट में जाकर IMED के सारे लेक्चर सीरियल वाइज लगे हैं उसे देखिए, नोट्स बनाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे हो तो और दोस्तों को अपने भी शेयर करिए और बताइए कि ये IMED के लेक्चर वाइज नोट्स बने हुए हैं, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 5 में।